हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम समझने वाले हैं आपकी नई एसएसटी बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है उतना ही सिंपल इसका मतलब भी है कि सोशल साइंस आखिर है क्या और हम इसे पढ़ते क्यों हैं। बस यही इस चैप्टर में हमें जानना है। देखो, क्लास 6 से 8 तक आपने सोशल साइंस पढ़ी है, पर वो हमने पढ़ी है स्टोरीज के थ्रू, जैसे लोगों की कहानियाँ किसी प्लेस के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, है ना। मतलब सिंपल थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ चुके हो और इस बार जो नई बुक आई है उससे आपको डर लग रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी फील हो रही होगी। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। ये पूरी साल एसएसटी पढ़ने में मजा आएगा। हम वीडियोस में एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स का यूज करेंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर के बाद आपको इस चैप्टर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस एक वीडियो के बाद ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस आखिर है क्या। तो हम इंसान जो होते हैं ना, वो अकेले नहीं जीते। तुम अकेले जीते हो क्या? नहीं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे राशन के लिए हम किसी एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट हैं, जैसे जॉब के लिए किसी कंपनी पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं और हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है ना, उसको कई सारी चीज़ें सेव करती हैं। अब आप कहोगे भैया कौन कौन सी चीज़ें सेव करती हैं। तो हमारी लाइफ को मेनली 4 चीज़ें सेव करती हैं, यानी कि असर डालती हैं। जैसे कि पहली चीज़ है इन्वायरमेंट, यानी कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हम जैसी सराउंडिंग में रहेंगे हमारी लाइफ भी वैसी ही रहेगी। दूसरी चीज़ है इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो सिस्टम्स जो हमारी लाइफ को सेव करते हैं, जैसे गवर्नमेंट और स्कूल्स। गवर्नमेंट रूल्स और पॉलिसीज़ के थ्रू हमारी लाइफ को सेव करती हैं और स्कूल जो है वो हमारी लाइफ को एजुकेशन के थ्रू सेव करते हैं। तो जितनी अच्छी हमारी गवर्नमेंट होगी और जितने अच्छे हमारे स्कूल्स होंगे, उतनी ही अच्छी हमारी लाइफ होगी। तीसरी चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमारी नीड्स पूरी होती हैं, यानी कि वो काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं या हम अपना घर चलाने के लिए करते हैं। और चौथी चीज़ है ट्रेडिशंस और आइडिया, यानी कि वो बातें और सोच जो जनरेशन से हम तक आती हैं, जैसे रिलीजन हो गया या कोई भी रीति रिवाज जो हम फॉलो करते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ पर सबसे ज़्यादा असर डालती हैं और हमारी लाइफ को सेव करती हैं। आए समझ में? तो इन चारों चीज़ों के कनेक्शंस को समझना ही यही सोशल साइंस का फाउंडेशन है, यानी कि यही एक तरीके से सोशल साइंस है। इन्हीं चारों चीज़ों के आपस के कनेक्शन को अगर हमने समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि आखिर सोशल साइंस है क्या। आए समझ में? यानी कि हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ह्यूमन सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी करना ही सोशल साइंस है, यानी कि सोसाइटी को एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना, इसी को हम सोशल साइंस कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझो कि सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ है या कोई चीज़ कहाँ है, ये तो छोटी बात है, बल्कि ये हमें ये भी बताती है कि ऐसा हुआ क्यों है। जैसे लोग साथ में कैसे रहते हैं, इन्वायरमेंट लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है और पास्ट और प्रेजेंट मिलकर दुनिया को कैसे बनाते हैं। तो समझे कि सोशल साइंस क्या के साथ साथ हमें क्यों भी बताती है कि ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ। तो यहाँ तक हम सोशल साइंस के बारे में बेसिक चीज़ समझ चुके हैं कि आखिर सोशल साइंस है क्या। तो चलो अब हम ये समझते हैं कि सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये तो साइंस के पार्ट है, इनमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इसमें हम सोसाइटी की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लोगों के आपसी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस ये है कि साइंस में हम नेचर की स्टडी करते हैं, वहीं सोशल साइंस में हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि सोशल साइंस का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी की सिस्टमेटिक स्टडी करना। ये क्या हुआ के साथ साथ क्यों हुआ पर भी फोकस करती है। साइंस नेचर पढ़ाती है और सोशल साइंस हमें सोसाइटी पढ़ाती है। आए समझ में? सेकंड टॉपिक है हमारा सोशल साइंस इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में सोशल साइंस का क्या रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सोशल साइंस तो एक स्कूल सब्जेक्ट है, ये हमारी लाइफ में कैसे असर डालेगी। तो चलो एक दिन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लो आप सुबह सुबह अपने घर में उठते हो, बढ़िया मुंह फूह धो के बैठ जाते हो। तो अब आप सोचो ज़रा कि आपके घर में जो अलग अलग मटेरियल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो अब आप कहोगे भैया ये तो अलग अलग जगहों से आते हैं। जैसे जो फूड आप खाते हो वो देश के अलग अलग रीजन से आते हैं। लेट्स सपोज हम खाना मान लेते हैं, तो जो फूड आप खाते हो वो देश के अलग अलग रीजन से आता है।
और आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले उसे पहले ग्रो किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और आखिर में उसे सेल किया जाता है। यानी कि कई लोगों की मेहनत से वो आपकी प्लेट तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यही तो सोशल साइंस है। ये सारी एक्टिविटी सोशल साइंस का ही तो पार्ट है। ऐसे ही आप जिस रोड पर चलते हो उसे पब्लिक अथॉरिटीज बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट बनाती है। तो ये सोशल साइंस है। देखो सोशल साइंस है ही क्या, उसके नाम से समझो। सोशल साइंस, सोशल मतलब होता है सोसाइटी, यानी कि आसपास की स्टडी करना, और साइंस मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना। बस दैट्स इट। तो बस इतना याद रखो कि सोशल साइंस का मतलब है अपने आसपास की सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना। आए समझ में? ऐसे ही आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो एजुकेशन पॉलिसीज से चलता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो वो किसी दूर के पावर स्टेशन में बनती है और एक बड़े से नेटवर्क से होते हुए आप तक आती है। तो ये प्रोसेस है क्या? तो ये प्रोसेस है तो सोशल साइंस का ही पार्ट। तो देखा, एक सिंपल सी डेली एक्टिविटी भी गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोशल कॉपरेशन और नेचर पर टिकी होती है, और यही तो सोशल साइंस है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में हम आसपास जो भी देखते हैं वो हमारी सोशल साइंस का पार्ट है। लेकिन अब हम थोड़ा दूर का सोचते हैं, थोड़ा दूर की सराउंडिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी हमसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती है कि कुछ लोग क्राउडेड सिटीज में क्यों रहते हैं और कुछ लोग दूर दूर विलेजेस में क्यों रहते हैं। ऐसा क्यों है भाई, बताओ। दूसरा, अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग लैंग्वेज क्यों बोलती हैं और अलग अलग ट्रेडिशंस क्यों फॉलो करती हैं। तीसरा, कुछ रीजन्स फार्मिंग पर ही डिपेंड क्यों करते हैं और कुछ लोग इंडस्ट्री पर क्यों डिपेंड करते हैं और कुछ ट्रेड पर क्यों डिपेंड करते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई, बताओ। चौथा, गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस कैसे लेती है जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करते हैं। कुछ रीजन्स में फ्लड बार बार क्यों आ जाती है और क्लाइमेट चेंज हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये सब हमारी सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं। पर इनसे एक बड़ी बात क्लियर होती है कि सोसाइटी कभी बाय चांस नहीं चलती, बल्कि सोसाइटी बनती है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज और ह्यूमन चॉइसेस से। और सोशल साइंस इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब ढूंढती है। किससे? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग से। तो आया समझ में कि सोशल साइंस ऐसे ही सवालों का, जो हमारी सोसाइटी के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का काम करती है। तो आपको याद रखना है कि सिंपल डेली एक्टिविटीज भी गवर्नेंस, इकोनॉमी, कॉपरेशन और नेचर पर टिकी होती हैं। सोसाइटी कभी बाय चांस नहीं चलती है, बल्कि सोसाइटी चलती है ह्यूमन चॉइसेस से। और तीसरी, सोशल साइंस सोसाइटी के क्वेश्चंस का जवाब ढूंढती है। किससे? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग से। आए समझ में? थर्ड टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। मतलब इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि सोसाइटी टाइम और ट्रेडिशंस के साथ कैसे बदलती रही। तो देखो, सोसाइटी जो थी ना हमारी, वो हमेशा ऐसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। हजारों सालों में ये बहुत चेंज हुई है। शुरू में जो इंसान थे ना, वो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड करते थे। फिर धीरे धीरे इंसान ने सीखा क्रॉप्स उगाना, एनिमल्स पालना, सेटलमेंट्स बनाना, टूल्स बनाना, ट्रेड करना और गवर्नेंस सिस्टम्स बनाना। यानी कि धीरे धीरे लोग विकसित होते गए और धीरे धीरे विलेजेस से टाउन्स बने और टाउन से धीरे धीरे सिटीज बनने लगे। और दोस्तों, ये सब हुआ कैसे पता है? जानने और क्वेश्चंस पूछने की आदत से। हमारा जो देश है ना, इंडिया, उसकी नॉलेज ट्रेडिशंस में बहुत पुरानी है। और वो इसलिए क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछते हैं। दोस्तों, हमारे जो पुराने थिंकर्स थे वो डिस्कशंस करते थे, क्वेश्चनिंग करते थे और लॉजिक को बहुत मानते थे। और उन्होंने कई सारी नई नई बातें हमें बताई। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बताता हूँ पंच महाभूत का, जो हमें हमारी हिस्ट्री से मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया पंच महाभूत होता क्या है? तो इसका मतलब है पंच तत्व। आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से तो सुना ही होगा कि 5 तत्व होते हैं, 5 ग्रेट एलिमेंट्स होते हैं। चलो एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहला एलिमेंट होता है अर्थ, यानी कि धरती। दूसरा एलिमेंट होता है वाटर, यानी कि पानी। तीसरा फायर, यानी कि अग्नि। चौथा एयर, यानी कि हवा। और पांचवा स्पेस, यानी कि आकाश। तो इंडिया की फिलॉसफी कहती है कि पूरा नेचर इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है, और ये एक ऐसा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसमें ह्यूमन लाइफ भी शामिल है। और दोस्तों, ये कंसेप्ट हमें ये भी बताता है कि इन्वायरमेंट कैसे डिसाइड करता है कि लोग कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे घर बनाएंगे, क्या खाएंगे और हेल्थ को कैसे संभालेंगे। अब आते हैं एक और खूबसूरत आइडिया पर, जो कि है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब सुना होगा आपने, काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है। इस वर्ड का मतलब है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये बताता है कि दुनिया भर के लोग अलग रीजन्स और अलग कल्चर्स के बावजूद आपस में जुड़े हैं, और यही एक दूसरे पर डिपेंड करना सोशल साइंस के दिल में है। मतलब समझ रहे हो कि हमारी हिस्ट्री में भी लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थिंकर्स थे, जिन्होंने ये कंसेप्ट और आइडियाज़ दिए हैं,
जो कि ये बताते हैं कि सोशल साइंस पुराने समय से चली आ रही है और ये समय के साथ साथ कैसे बदलती गई है। तो पुराने टाइम से हम आज सीखते हैं, इन्हीं आइडियाज़ को हम आज इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्हीं आइडियाज़ से हम आज की सोशल साइंस को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो समझ रहे हो कि हम पुराने टाइम से कनेक्ट कर करके पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। तो देखो, इंडिया में बहुत पहले से रूलर की पावर को लोगों की वेलफेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ा गया है। यानी कि पावर सिर्फ पावर नहीं थी, वो जनता की भलाई की जिम्मेदारी भी थी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नाम आता है अर्थशास्त्र का। ये ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। तो ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इसमें डिस्कस किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी का मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ये सब काम कैसे करते हैं और रूलर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो समझ रहे हो, मतलब हमारी हिस्ट्री से ही हमें ये सीखने को मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो कि पुराने टाइम से ही हमारी हिस्ट्री कितनी मजबूत थी। हम पुराने टाइम से ही सोशल साइंस में कितने उच्च लेवल पर थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पुराने टाइम के लोग थे, वो जानने में और क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्ट रखते थे और नए नए आइडियाज़ देते थे। इसलिए ये सब ट्रेडिशंस का ज्ञान हमें आज काम आता है। तो ये तो बात हुई पुराने टाइम की। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आज के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो काम कैसे करते हैं। यानी कि आज के साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। तो वो मेनली 4 काम करते हैं। चलो वो देखते हैं। पहले वो क्या करते हैं, पहला काम वो करते हैं, वो लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, इंटरव्यूज और सर्वेस करते हैं। यानी कि इंटरव्यूज और सर्वे करते हैं, समझ गए। तीसरा, पुराने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। वही बात है, जो हमारे ट्रेडिशंस, पुराने टाइम की चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे पुराने टाइम का जो अर्थशास्त्र, आप ये पंच महाभूत, ये सब हमें पुराने टाइम से तो मिला है। इन्हीं चीज़ों को वो एग्जामिन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। और चौथा, अलग टाइम्स और प्लेसेस को कंपेयर करते हैं। यानी कि कोई चीज़ पहले इस टाइम पर कैसी थी और इस टाइम पर आकर वो कैसी हो गई है। तो इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं, तो वो अपनी थ्योरीज देते हैं और इससे हम सोशल साइंस को और अच्छे से जान पाते हैं। तो इन सब सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जोड़कर वो ऐसी एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं जो एविडेंस पर टिकी होती हैं, जो कि हमें आज देखने को मिलती हैं। आए समझ में। तो फाइनली अब हमें याद क्या रखना है, तो हमें याद ये रखना है कि पंच महाभूत के 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। दूसरा, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तीसरा, अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा था, जो कि करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये याद रखना, ठीक है। और देखो, पंच महाभूत को याद रखने की एक ट्रिक है कि नीचे से ऊपर की तरफ सोचो। जैसे सबसे पहले क्या आती है, अर्थ आती है, फिर उसके ऊपर वाटर आता है, फिर उसके ऊपर फायर मान लेते हैं, फिर उसके ऊपर एयर आती है और सबसे ऊपर स्पेस आता है, यानी आकाश आता है। तो ऐसे याद रहेगा ये हमें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं चौथे टॉपिक पर, जो कि है हमारा हाउ मैनी सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस। यानी कि सोशल साइंस में हमें कितने सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखो, ये टॉपिक समझने से पहले ये चीज़ समझो कि ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि जो इंसानों की समाज है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए कोई अकेला सब्जेक्ट उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं कर सकता भैया, तो चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं, जो कि है सूखे का एग्जाम्पल। तो सूखा सुना है, यानी कि जो सूखा पड़ जाता है। अब मान लो किसी एरिया में बारिश नहीं हुई। अब देखो, एक ही घटना है, लेकिन कितने अलग अलग एंगल्स टच करती है। जैसे पहला है, क्रॉप बर्बाद हो गई, तो ये किसका टॉपिक है, ये इन्वायरमेंट का इशू है। दूसरा, फार्मर्स की इनकम गिर गई, ये किसका टॉपिक है, ये इकोनॉमी का इशू है। तीसरा, गवर्नमेंट रिलीफ भेजती है, तो ये पॉलिटिक्स का इशू है। चौथा, लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, यानी कि शहरों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये सोसाइटी का इशू है। और पांचवा, लोग ट्रेडिशनल तरीकों से क्रॉप करते हैं, तो ये कल्चर का इशू है। तो समझे, एक ही सिचुएशन लेकिन 5 अलग अलग एंगल्स हैं, इसलिए एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल साइंस कई रिलेटेड सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है। और क्लास 9th और 10th में सोशल साइंस मेनली 4 कोर सब्जेक्ट से बनती है, जो कि है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला सब्जेक्ट है जियोग्राफी। ये हमें अर्थ, उसके इन्वायरमेंट और लोगों का अपनी सराउंडिंग से रिलेशनशिप को पढ़ाती है। दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ये ह्यूमन पास्ट को पढ़ाती है और बताती है कि सोसाइटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है। तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं। ये हमें गवर्नेंस, पावर और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ पढ़ाती है। और चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये पढ़ाती है सोसाइटी रिसोर्सेज को कैसे प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कैसे यूज़ करती है। इनके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं सोशल साइंस की फैमिली में, जैसे कि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। लेकिन ये आगे की क्लासेस में आएंगे। फिलहाल 9th-10th में तो केवल हमें यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो याद रखना, सोशल साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये 4 कोर सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। 4 कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। आया समझ में।
तो अभी तक हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है? तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस में। अब चलो इनको एक-एक करके और अच्छे से समझते हैं। आप कहोगे भैया यार पता तो है यार, ज्योग्राफी ये होती है, ये सब पता है। बट थोड़ा जान लेते हैं यार, आपके सिलेबस में है, ठीक है? तो ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो देखो ज्योग्राफी हमें क्या पढ़ाती है? प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और पीपल्स कहाँ लोकेटेड हैं और कैसे फैले हुए हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन सोसाइटी का अपनी सराउंडिंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब आप सोच रहे होंगे भैया ज्योग्राफी अगर पूछती क्या है? तो ज्योग्राफी मेनली 3 क्वेश्चंस पूछती है। चलो देखते हैं उन्हें। पहला क्वेश्चन पूछती है कि चीजें कहाँ लोकेटेड हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछती है वहीं क्यों लोकेटेड है, रीजन दो। और तीसरा क्वेश्चन है एक प्लेस दूसरे प्लेस को टाइम के साथ साथ कैसे अफेक्ट करता है। देखो ज्योग्राफी पढ़ने के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला है स्पेशियल, यानी कि लोकेशन के हिसाब से पढ़ना। जैसे कोई एरिया मान लेते हैं, मान लो दिल्ली ले लेते हैं, तो इसका एरिया कितना है, बारिश कितनी होती है, यहाँ कितनी रिसोर्सेज हैं, दिल्ली में से कौन सी रिवर पास करती है, यहाँ कितनी पॉपुलेशन है। मतलब यहाँ हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करके देखते हैं और फिर उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि यहाँ की कंडीशंस क्या क्या हैं। समझ गए? तो ये होता है स्पेशियल पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी को पढ़ने का। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है टेम्पोरल, यानी कि टाइम के साथ चेंज। इसमें हम देखते हैं कि समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आए। जैसे 1947 में दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है। पहले यहाँ इतने लोग रहते थे, अब इतने लोग रहते हैं। पहले यहाँ इतनी बारिश होती थी, अब यहाँ इतनी बारिश होती है। पहले पॉल्यूशन इतना था, अब इतना है। समझे? यानी कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट से मदद नहीं लेती, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इवन सोशल साइंस के सब्जेक्ट से भी, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। तो इन सब की हेल्प लेती है ज्योग्राफी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि इंडिया की लंबी कोस्टलाइन बल्क ट्रेड में कैसे मदद करती है। तो देखो यहाँ पर कोस्टलाइन को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी की ज़रूरत है, लेकिन वहीं वर्ल्ड ट्रेड को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज्योग्राफी कई बार दूसरे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट भी यूज़ करती है। आए समझ में? अब हम थोड़ी मॉडर्न ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो आज की ज्योग्राफी में हम कई सारे मॉडर्न टूल्स का यूज़ करते हैं जो कि हमें मदद करते हैं ज्योग्राफी को आसानी से पढ़ने में, जो कि है मैप्स, ग्लोब्स, एटलस, जीआईएस और इन्फोग्राफिक्स। यहाँ जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कंप्यूटर पर लोकेशन की इंफॉर्मेशन देखने और समझने का सिस्टम होता है ये, जिसकी मदद से हम कोई भी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। तो याद रखना, जियोग्राफी का मतलब होता है लोकेशन और ह्यूमन नेचर की रिलेशनशिप की स्टडी करना। जियोग्राफी पढ़ने के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला होता है स्पेशियल, यानी कि लोकेशन के नज़रिए से, और दूसरा होता है टेम्पोरल, यानी कि टाइम के नज़रिए से। और हाँ, जीआईएस का फुल फॉर्म याद रखना, जो कि होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हिस्ट्री। इसके थ्रू हम समझते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनकी सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज़ और लाइफ टाइम के साथ साथ कैसे बदलती गई। इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेडिशंस भी हमें हिस्ट्री से ही पता चलती है। लेकिन हिस्ट्री से पुरानी कहानियाँ नहीं बताती, बल्कि ये हमें समझाती है कि उन इवेंट्स का उस समय के लोगों पर और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट था। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, जिन्हें हम कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या फिजिकल एविडेंस के बेसिस पर वेरीफाई की जा सके। इसी वजह से हिस्टोरियंस सिर्फ कहानियों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स और साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से फैक्ट्स को कलेक्ट करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है? तो इसका मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट की जाती है। और मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कई टूल्स का यूज़ करती है, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन 14 डेटिंग और आर्कियोलॉजी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि हिस्टोरियंस को पास्ट का पता कैसे चलता है। तो उनके पास कुछ सोर्सेज होते हैं, और इनमें से 4 खास टाइप के सोर्सेज होते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि लिखी हुई चीज़ें, जैसे सामवेदा की पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, और तिरुक्कुरल की पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, एक पुराना तमिल टेक्स्ट जो अच्छी नीति सिखाता है। तो ये लिखे हुए मटेरियल थे, इन्हीं को हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। दूसरा टाइप है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि एक्सकवेशन और बची हुई चीज़ों से मिली हुई इंफॉर्मेशन, जैसे एक टेराकोटा फिगुरिन जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से मिली, और विष्णु जी की स्क्रिप्चर जो 12th सेंचुरी सी की है। तो इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो ऐसे टाइप के सोर्सेज को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तीसरा टाइप है एपिग्राफिक सोर्सेज। तो इसको डेफिनेशन के रूप में याद रखना, इसका मतलब होता है वो सोर्सेज जिसमें कोई टेक्स्ट या रिकॉर्ड किसी ड्यूरेबल चीज पर खोदा गया हो, जैसे स्टोन, मेटल प्लेट या रॉक। ये इंस्क्रिप्शंस पास्ट के इवेंट्स, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डायरेक्ट एविडेंस देते हैं।
इसके दो एग्जाम्पल है, गुप्ता पीरियड के एक पिलर पर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन और हम्पी में कृष्ण देवा राया की कन्नड़ इंस्क्रिप्शन। और चौथा टाइप है न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस। इसको भी डेफिनेशन के रूप में याद रखना, इसका मतलब है वो सोर्स जिसमें कॉइन्स, करेंसी या मेडल्स आते हैं। इन कॉइन से हिस्टोरियंस इकोनॉमी, रूलर्स, ट्रेड्स और कल्चर्स की स्टडी करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स है, किंग समुद्रगुप्त का एक कॉइन जो 4th सेंचुरी सी में चलता था, और दूसरा जहांगीर के टाइम का एक मुगल कॉइन जिस पर धनु राशि का सिंबल बना है। तो ये 4 तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। आए समझ में? हिस्ट्री का मतलब है ह्यूमन पास्ट की स्टडी करना। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिली हुई इंफॉर्मेशन। 4 सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल, इपिग्राफिक और न्यूमिस्मेटिक। इपिग्राफिक में इंस्क्रिप्शंस आते हैं और न्यूमिस्मेटिक में कॉइन्स आते हैं। याद रहेगा। और हाँ, ये चारों सोर्सेज को याद रखने का एक ट्रिक है, लेन। लेन से याद रख सकते हो, LANE, यानी कि लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल, न्यूमिस्मेटिक और इपिग्राफिक। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा सब्जेक्ट है। देखो, पॉलिटिकल साइंस का मतलब है गवर्नेंस की स्टडी करना। ये बताती है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और स्टेट की इंस्टीट्यूशंस पढ़ाती है। इसके साथ सोशल मूवमेंट्स, नेशन बिल्डिंग और फॉरेन पॉलिसीज भी पढ़ाती है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया के विलेजेस में पंचायती राज सिस्टम चलता है। तो ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है, यानी कि सबसे नीचे और कॉमन लोगों तक पहुंचने वाली डेमोक्रेसी है। तो ये विलेजर्स को लोकल डेवलपमेंट की प्लानिंग में मदद करती है और उन्हें आवाज देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पावर सिर्फ बड़ी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती, वो नीचे लोकल लोगों के पास भी होती है। तो पॉलिटिक्स में हम यही सब स्टडी करते हैं। अब हम थोड़ा पॉलिटिक्स की हिस्ट्री जान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में पॉलिटिक्स कब शुरू हुई। तो इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है। पहले के टाइम पर भी लोग पॉलिटिक्स जानते थे, पता है, और पढ़ते भी थे। उस टाइम पर जो पॉलिटिक्स थी ना, वो 3 आइडियाज से जुड़ी हुई थी। पहला आइडिया था धर्मा, यानी कि मोरल ड्यूटी। दूसरा आइडिया था अर्थ, यानी कि इकोनॉमिक वेलबींग। और तीसरा आइडिया था राजधर्म, यानी कि रूलर की ड्यूटीज। इसी के ऊपर हमें कई सारे पुराने टेक्स्ट मिलते हैं, जैसे कि वेदास, उपनिषद और पुराण, जो कि हमें जस्टिस, अथॉरिटी और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं। और इन सब में अर्थशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिसमें लिखा है कि स्टेट कैसे चलाया जाए, टैक्स कैसे लिया जाए और रूलर्स वेलफेयर कैसे इंश्योर करें। तो दोस्तों, ये हमारी हिस्ट्री में था। हम पुराने टाइम से ही पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की पॉलिटिकल सोच हॉलिस्टिक थी, यानी कि हर एंगल से सोचने वाली थी। इसमें पावर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया था, जिम्मेदारी माना गया था, सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं माना गया था। उस टाइम के लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, जबकि आज हमें देखने को मिल रहा है कि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है गवर्नमेंट पे। लेकिन दोस्तों, आज ऑन पेपर तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, क्या सरकार वास्तव में रिस्पॉन्सिबल है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो याद रखना, पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस की स्टडी है। पंचायती राज एक ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। पुराने टाइम की पॉलिटिक्स 3 आइडियाज़ पर बेस्ड थी, धर्मा यानी कि मोरल ड्यूटी, अर्थ यानी कि इकोनॉमिक वेलबींग और राजधर्म यानी कि रूलर की ड्यूटीज़। अब आते हैं हमारे चौथे सब्जेक्ट पर, लास्ट सब्जेक्ट, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स है। देखो, इकोनॉमिक्स समझाते हैं कि इंसान और सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। याद रखना, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। जैसे हमारे घर में अगर पैसा कम है, तो हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर करके इस चीज़ से ये खरीदेंगे, इसकी इतनी सेविंग करेंगे, इसको इतना बचाएंगे। और पापा सोचते हैं कि कल इतनी फीस भरनी है बच्चे की, तो वो सब प्लानिंग करते हैं। इसी तरीके से देश चलता है। और ये सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कि हमारे देश के पास कितना पैसा है, कितने संसाधन हैं, कितनी रिसोर्सेज हैं। ये सब लिमिटेड है और इन सबको हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे मैनेज करना है, यही सब आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। आया समझ में? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया? आ गया ना समझ में? सिंपली इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी में डिसीजंस कौन लेता है। तो मेनली 3 लोग डिसीजंस लेते हैं। चलो देखते हैं। पहला है कंज्यूमर, यानी कि खरीदने वाला। वो डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, यानी कि बनाने वाला। वो डिसाइड करता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। और तीसरा होती है गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज बनाती है ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी जैसे गोल्स बैलेंस हो सके। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स और मार्केट की बात नहीं है, ये वेलबींग, इक्वालिटी और जस्टिस की भी बात है। मतलब सब खुशी खुशी रह पाए, इक्वालिटी बनी रहे देश में और सबके साथ जस्टिस भी हो। अब जैसे हमने हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री के बारे में समझा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इकोनॉमिक की हिस्ट्री के बारे में समझाऊं। तो पुराने टाइम से, यानी कि सदियों तक,
हमारी इंडिया दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक थी, यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर था। लेकिन जब हमारा देश गुलाम हुआ अंग्रेजों का, यानी कि कॉलोनियल रूल शुरू हुआ, तो इसने हमारी प्रोग्रेस को बिल्कुल तोड़ दिया, जिससे हमारे देश में पॉवर्टी, फेमाइन और इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हुआ। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आज़ाद होने के बाद, हमारी इकोनॉमी दोबारा खड़ी हो पाई है और रिसेंट ईयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। लेकिन चैलेंजेस अभी बाकी हैं, जैसे इनकम बढ़ाना और ग्रोथ का फ़ायदा सब तक पहुंचाना। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका मतलब होता है ऐसी ग्रोथ करना जो आज की नीड्स को पूरा तो करे ही करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो याद रखना, इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज से नीड्स पूरी करने की स्टडी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 3 डिसीजन मेकर्स होते हैं, पहला कंज्यूमर्स, दूसरा प्रोड्यूसर्स और तीसरा गवर्नमेंट। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है आज की नीड्स को पूरी करो, फ्यूचर को नुकसान मत पहुंचाओ। एक चीज़ को याद रख सकते हो, जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलो बच्चों, फाइनली अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पर। बहुत मेहनत कर ली हमने, लेकिन आपकी मेहनत सार्थक हुई है दोस्तों, क्योंकि हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है लगभग। लास्ट टॉपिक है कि हम सोशल साइंस को क्यों पढ़ें। बताओ दोस्तों कि हम सोशल साइंस को क्यों पढ़ें, हमें सोशल साइंस के आखिर फ़ायदा क्या है। तो चलो ये समझते हैं। पहला फ़ायदा है, हमारे आसपास जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे घर हो, वाटर हो, रोड्स हो, स्कूल, मार्केट्स, फ़ोन, इंटरनेट, ये सब सोसाइटी के बनाए हुए हैं। और सोशल साइंस समझाती है कि ये सिस्टम्स कैसे बने हैं और कैसे काम करते हैं। अगर हम सोशल साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हमें इन सब के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं होगा जितना हम सोशल साइंस पढ़ने के बाद जान पाते। दूसरा फ़ायदा, हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कस्टम्स मानते हैं। तो सोशल साइंस बताती है कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी की वजह से। और इससे लोगों के बीच रिस्पेक्ट और कॉरपोरेशन बढ़ता है, यानी कि मिलजुल कर खुशी खुशी रह पाते हैं। तीसरा फायदा है कि एक डेमोक्रेसी में हमें ये समझना होता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। जब हमें यही पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो हम अच्छे सिटीजन कैसे बन पाएंगे। तो सोशल साइंस की मदद से हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। जब हम ये समझ पाते हैं, तब हम एक अच्छे सिटीजन बन पाते हैं। और चौथा फायदा है, सोशल साइंस हमारी सोचने की पावर को बढ़ाती है। जब हम किसी इशू के बारे में सुनते हैं, तो हम उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में सही क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। और पांचवा फायदा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ती है। पास्ट को समझकर हम फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। आए समझ में कि सोशल साइंस आखिर ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है सोशल साइंस का फ्यूचर। खैर, इसे भी हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। मुझे पता है कि मैंने बोल दिया था टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बट लास्ट टॉपिक है, इसे ख़त्म करने के बाद आप फाइनली फ्री हो। तो भैया, जैसा कि आपने बोला कि पास्ट से सीखो, फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजन लो, तो भैया अब आप बताओ कि सोशल साइंस का फ्यूचर क्या है। तो देखो, जैसे जैसे दुनिया तेज़ी से बदल रही है ना, सोशल साइंस का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सिटीज़ बढ़ रही हैं, इन्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, माइग्रेशन हो रहा है और ग्लोबल कनेक्शन बढ़ रहा है। तो इन सब चेंजेस को समझने के लिए हमें वही स्किल्स चाहिए जो आपने इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना शुरू किया है। कौन कौन सी? पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्वेश्चंस पूछना, तीसरा एविडेंस देखना और चौथा कनेक्शंस पहचानना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल साइंस यही सब तो सिखाती है। तो सोशल साइंस आपको सिर्फ दुनिया समझाने के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि ये आपको बेहतर बनाने के लिए भी तैयार करती है कि एक अच्छे और समझदार सिटीजन कैसे बने। अब एक आखिरी बात, एक छोटी सी बात, आपकी इस 2 साल की जर्नी के लिए। देखो, सोशल साइंस सिर्फ एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया की तरफ एक विंडो है। अगले 2 सालों में आप सोसाइटी को और डेप्थ में समझोगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल सिस्टम्स और इकोनॉमी के थ्रू। साथ ही आज के चैलेंजेस भी, जैसे इन्वायरमेंट, सोशल डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। और हाँ, सोशल साइंस कोई डेट्स और डेफिनेशन रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में, लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, समाज के बारे में, कल्चर के बारे में और पावर को समझने के बारे में। यानी कि पास्ट से सीखो, प्रेजेंट को समझो और एक बेहतर फ्यूचर बनाओ। तो दोस्तों, यही था हमारा पूरा चैप्टर। आई नो मैंने बहुत टाइम ले लिया, बट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया सोशल साइंस को। अब आपको पता है कि सोशल साइंस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और हम इसे पढ़ते क्यों हैं। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझो पूरा सोशल साइंस का फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया। अब बाकी के चैप्टर्स अब पहले से और आसान लगेंगे। तो चलो, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। जब तक के लिए ख्याल रखना अपना। बाय बाय।